हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिम रक्षक यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट एचपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए, जो आपकी करंट अफेयर क्वेरी थी वो करंट अफेयर आपको मिलेंगे 1000 प्लस। जे करंट अफेयर होंगे मई 2024 टू टिल डेट आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी आपको मिलेंगे हिम रक्षक ऐप पर, और हिम रक्षक ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हिंदी सेक्शन फर्स्ट। आपका हिंदी सेक्शन है। इससे पहले देखिए, जो एचपीपीएससी द्वारा हिंदी ग्रामर का सिलेबस बताया गया है, उसमें देखिए कौन कौन से जो टॉपिक जो हैं शामिल करे गए हैं। देखिए, पहला देखिए स्वर और व्यंजन, फिर है पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे और लोकोक्तियां। इसी पैटर्न से हमने जो मॉक टेस्ट सेट किया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की डैश होती है। मानक भाषा कही जाती है, उपमानक भाषा कही जाती है, मातृभाषा कही जाती है, या संचार भाषा कही जाती है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। तो राइट आंसर होगा वो उस क्षेत्र की मातृभाषा कही जाती है। अब बात हुई है भाषा की। भाषा की यदि आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होती है, वो होता है एक साधन, जैसे जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को और विचारों को बोलकर या लिख कर प्रकट कर सकता है। आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। और बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। एकाक्षरी, द्रविड़, बहुरूपीय, सेमेटिक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुरूपीय परिवार की है हिंदी भाषा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। इनमें बताइए जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जे आपकी मूर्धन्य ध्वनि है, ट हो गया, थ हो गया, ड हो गया और ड हो गया। अब देखिए, व्यंजन में जैसे सबसे पहले स्पर्शी में स्पर्श व्यंजन, जैसे उसमें जो बांटा गया है वर्ग के आधार पर, इसमें आपका आ जाता है क, ख, ग और ग, और जे आता है ड। फिर आपका आ जाता है जैसे चवर्ग वाले जो बोले जाते हैं तालु से, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया और ज हो गया। जे बोले जाते हैं तालु से, जे बोले जाते हैं कंठ से। अब देखिए, मुर्दा से बोले जाते हैं आपका ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया और ड। अब देखिए, जो दंत से बोले जाते हैं त, थ, द और द, जे आपके बोले जाते हैं दंत से। अब देखिए, ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं। ओष्ठ से हो गया आपका प, फ, ब और व, और एक होता है म। जे आपके बोले जाते हैं ओष्ठ से। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, मूर्धन्य से कौन से जो ध्वनियां आती हैं, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से। तो आपको सभी को ये सभी जो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक होता है आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है। अल्प प्राण में देखिए, जैसे
इसमें पहला अक्षर आ जाता है जो आपके होते हैं क, जो पहला अक्षर, फिर आ जाता है आपका तीसरा ग, और लास्ट पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा, यानी ख और जो ग है। अब देखिए अल्प प्राण जब आप बोलते हैं कोई भी इनसे रिलेटेड अक्षर, तो उनमें कम वायु निकलती है, महाप्राण में ज्यादा वायु आती है। अब देखिए जैसे आपके होते हैं अंतस्थय, अंतस्थय क्या होते हैं, जैसे अंतस्थय होते हैं जैसे य, र, ल और व, ये होते हैं अंतस्थय। जिस तीन चारों जो हैं अल्प प्राण में आते हैं। और जो होते हैं आपके उष्म, उष्म में जैसे उष्म में आपका आ गया स, श, स और ह, ये आपके उष्म में आते हैं, ये बोले जाते हैं महाप्राण में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी द्रव्यवाचक, यानी जैसे सोना हो गया, तेल हो गया, ये सभी आपके द्रव्यवाचक में आते हैं। अब देखिए सबसे पहले होता है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। भाव में जैसे आपका आ गया बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपन, बचपन, प्रसन्नता, ये आपके आ गए भाववाचक। और समूह में बात करी जाती है झुंड की, जैसे आपका आ गया सेना, सेना आ गया, जैसे भीड़, भीड़ आ गई, ये आपके होते हैं समूहवाचक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सफलता शब्द में कौन सी संज्ञा है? सफलता शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप, जे इत्यादि जो शब्द हैं किस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं, मध्यम में, अन्य में, जहां पुरुषवाचक में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। ये सभी आएंगे आपके मध्यम पुरुष में। अब देखिए पुरुषवाचक, पुरुषवाचक क्या है? पुरुषवाचक क्या है? इसमें जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग हो। वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जो शब्द किसी पुरुष या व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक। अब देखिए जैसे आप उदाहरण लीजिए, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। इसमें देखिए वह क्या है, वह है आपका पुरुषवाचक। अब देखिए अब इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला कौन सा है? पहला है आपका उत्तम, फिर है मध्यम और लास्ट वन है अन्य। अन्य उत्तम में कौन कौन से आते हैं? उत्तम में जैसे वो होते हैं जो बात करने वाला, जिसने जो बात कर रहा होता है, बात करने वाला। इसमें आ जाते हैं आपके मैं और हम, मैं और हम। मध्यम में कौन होता है? जो बात सुन रहा होता है, जो बात सुन रहा होता है। इसमें आ जाता है तू, तुम और आप, ये आ जाता है मध्यम में। और अन्य कौन सा होता है? अन्य होता है जिसके बारे में बात करी जा रही हो, जिसके बारे में बात करी जा रही हो, थर्ड पर्सन। तो ये आ जाता है वह, यह, जे और वे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका?
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चोट खाया हुआ वह अब क्या खेल पाएगा? इस वाक्य में किस पदबंध का प्रयोग हुआ है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सर्वनाम पदबंध। अब देखिए इसमें बताया गया है वह का प्रयोग किया है, वह क्या है आपका? सर्वनाम। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा के होते हैं 5 वेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो जाता है, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब नेक्स्ट बात है सर्वनाम की। सर्वनाम के हैं प्रकार जैसे पुरुषवाचक हो गया, पुरुषवाचक, निश्चय हो गया, अनिश्चय हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न हो गया, संबंध हो गया और निजवाचक हो गया। ये आपके सर्वनाम के भेद हैं। क्रिया जैसे अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और स्वकर्मक। विशेषण जैसे गुणवाचक, जो गुण बताते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं और परिमाणवाचक संख्या विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 9। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक। राम सो रहा है, ये है आपकी अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे नमिता हंसती है, नमिता हंसती है, नमिता हंसती है, ये भी आपका क्या है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक देखिए जैसे वह रामायण पढ़ता है, वह रामायण पढ़ता है, इसमें क्या है? इसमें आपकी है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें हम किसी अन्य व्यक्ति को, हम खुद ना काम कर कर किसी अन्य व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से पेड़ कटवाया, मालिक ने नौकर से पेड़ कटवाया। तो ये आ गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। द्विकर्मक क्या है? जिसमें आपके दो कर्म होते हैं, दो कर्म सहित। अब देखिए जैसे शिक्षक ने शिक्षक ने शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, विद्यार्थी को पुस्तक दी, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। अब इसमें देखिए इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, पहली है पुस्तक और दूसरी का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वो पड़ रहा है विद्यार्थी पर। पहला प्रभाव है शिक्षक ने, जैसे विद्यार्थी से संबंधित है, और दूसरा है पुस्तक से। तो इसमें आपके दो जो है द्विकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसे इंग्लिश में होती है ना, एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, उसी प्रकार हिंदी में है मुख्य क्रिया के साथ जो अर्थ स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? वो होती है आपकी सहायक क्रिया, वो होती है आपकी सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया, इससे पहले देखिए प्रेरणार्थक, पीछे भी क्लियर किया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें हम जो करता है खुद ना काम कर कर किसी अन्य व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखिए आप नाम बोधक क्रिया। नेक्स्ट क्या है? नाम बोधक क्रिया। इसमें क्या है? जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, इसके साथ कारक जो है, कारक जोड़कर बनाई जाती है आपकी नाम बोधक क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ आप कारक जोड़कर बनाते हैं नाम बोधक क्रिया। उदाहरण लीजिए, जैसे बात क्या है? बात है आपका संज्ञा,
बात है आपका संज्ञा, तो इसके साथ हम क्रिया लगाकर, करना क्रिया लगाई हमने, तो इसका हो गया बात करना। तो ये आपकी है नाम बोधक क्रिया। अब देखिए नाम धातु, नाम धातु क्या है? नाम धातु में सेम है, इसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ कारक ना लगाकर प्रत्यय जोड़कर जो बनाई जाती है वो आपकी हो जाती है नाम धातु क्रिया। डिफरेंस आपने समझना है। तो नाम धातु देखिए प्रत्यय जोड़कर, जैसे हाथ है आपका, हाथ क्या है? हाथ से आपने जोड़ दिया, हाथ, जैसे हाथ से हो गया हथियाना, हाथ से क्या हो गया? हथियाना। तो ये आपका हो गया नाम धातु क्रिया। अब बात का हो गया, बात का बतियाना, ये आपके है नाम धातु क्रिया। तो याद रखना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में प्रत्यय लगाकर क्रिया जो बनती है वो नाम धातु होती है, और कारक लगाकर जो क्रिया बनती है वो होती है नाम बोधक क्रिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हैं, जिनमें एक का शब्द सही नहीं है, उसे चयनित आपने करना है। गुणवाचक विशेषण सुगंधित है, परिमाणवाचक विशेषण ढाई है, संख्यावाचक विशेषण कोई है, सार्वनामिक विशेषण कोई है। तो बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो संख्यावाचक जो कोई है वो संख्यावाचक ना होकर वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। संख्या में जैसे निश्चित संख्या होती है, वो उसमें आपको दिया होता है कि आपके पास संख्या कितनी है, जैसे कोई भी मात्रा है, 1 किलो है, वो माप होता है कि 1 लीटर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो बताइए किस शब्द में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा की भावना। इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। राम, श्याम और मोहन एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इस वाक्य में समाधिकरण बोधक के उपभेद का प्रयोग किया गया है। तो बताइए समाधिकरण बोधक के किस उपभेद का प्रयोग किया गया है? तो क्वेश्चन 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, संयोजक, समाधिकरण, समुच्चय बोधक। अब बात हुई है संयोजक। संयोजक जैसे इसमें शब्द आ जाते हैं जैसे जो और, इसमें शब्द आ जाते हैं जैसे शब्द आ गया आपका, शब्द आ गया जो, जो कि, तथा, एवं और ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसमें क्या करा गया है, इसमें देखिए संयोजक, समाधिकरण, समुच्चय बोधक, ये आपका हो गया जैसे मैंने उसके तथा उसके भाई का पत्र दिया, तो इसमें उसने 2 व्यक्तियों की बात करी है। विभाजक में क्या होता है, इसमें बताता है वो भिन्नता, जैसे तुम चलोगे तो मैं चलूंगा, ये बता रहा है विभिन्नता। परिमाण में क्या होता है, जैसे परिमाण जैसे एंड में रिजल्ट निकलता है उसी प्रकार जैसे वर्षा हो रही है, अंत में क्या है, जे अंत में पहला जैसे हो जाएगा आपका, जैसे आंधी हो रही है, अंत में वर्षा हुई, आंधी हो रही है, अंत में वर्षा हुई। तो अंत जो शब्द है वो आपका है परिमाण सूचक। विकल्प क्या है, विकल्प से ही क्लियर हो रहा है, इसमें जो विकल्प की बात करी जा रही है, जैसे मेरी किताब, मेरी जो किताब है, मेरी किताब, मेरी किताब कैलाश ने चुराई, कैलाश ने चुराई, चुराई जहां रवि ने, चुराई जहां रवि ने। तो इसमें वो विकल्प बता रहा है जहां कैलाश हो सकता है, जहां रवि हो सकता है। ये आपके है आपके विकल्प सूचक, समाधिकरण, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले देखिए जो हमारे 10 मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और जो आपका मेगा मॉक टेस्ट है,
और जो हमारे ई बुक्स हैं करंट अफेयर की वो आपको मिलेगी ई बुक सेक्शन पर। जहां पर आपने जाना है तो ई बुक सेक्शन पर वो आपको मिल जाएंगी। संडे को, हर संडे को रेगुलर जो मॉक टेस्ट होते हैं तो आपने उन मॉक टेस्ट को जरूर लगाना है। नेक्स्ट देखिए 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लेटेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जो अवयव किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं वे कौन सा अवयव कहलाते हैं। क्वेश्चन में ही क्लियर हो रहा है। समुच्चय बोधक अवयव है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, निपात अवयव है या संबंध बोधक अवयव है। तो बताइए, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर डी, संबंध बोधक अवयव। अब देखिए निपात, निपात क्या होता है? इसका कोई लिंग वचन नहीं होता, इसका कोई लिंग वचन नहीं होता। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जिन जैसे कोई भी आपके साथ पास, जो आपके पास एक मुख्य वाक्य है, मुख्य वाक्य जहां अधिक वाक्य पर आश्रित होते हैं। एक जो मुख्य वाक्य है उसमें एक जहां उससे अधिक जो वाक्य होते हैं वो आश्रित होते हैं। अब देखिए जैसे आंधी आई, आंधी आई, आंधी आई और पानी बरसा, आंधी आई और पानी बरसा, यह है उदाहरण आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक का। नेक्स्ट क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित पद, रेखांकित पद क्या है? परेशान, परेशान है आपका रेखांकित पद। रेखांकित पद का चयन कीजिए। वह परेशान था कि इतने कम समय में किस प्रकार परीक्षा की तैयारी करेगा। उदास था, दुखी था, हैरान था, चिंतित था। तो राइट आंसर क्वेश्चन 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो क्या था? चिंतित। नेक्स्ट देखिए समुद्र शब्द का पर्यायवाची समूह पहचानिए। जलधि, उदधि, नदीश, सिंधु, सविता। नदीश, सिंधु, भामिनी, उदती, जलधि, उदती, जलधि, नदीश, सिंधु, प्रभावर, सिंधु, प्रभावर, जलधि, कामिनी, बनीता। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उदती, जलधि, नदीश, सिंधु और पारावार, ऑप्शन नंबर सी। कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देखिए, जैसे है आपके सामने आंख का, आंख के पर्यायवाची क्या होते हैं? आंख का पर्यायवाची हो गया आपका, जैसे पहला हो गया नयन, नयन, लोचन, लोचन हो गया, चक्षु और अक्षी। अब है आपके पास चांद के, चांद के क्या हैं? शशि हो गया, शशि, निशाचर हो गया, सुधाकर हो गया, सोम हो गया। नेक्स्ट है पक्षी, पक्षी के क्या हैं? जैसे बिहग हो गया, पखेरु हो गया, अंडज हो गया, पतंग हो गया और द्विज हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास मित्र, मित्र के पर्यायवाची हैं जैसे सखा, सखा हो गया, सहचर हो गया, सहचर। नेक्स्ट है साथी, साथी, दोस्त, दोस्त और संगी। नेक्स्ट देखिए फूल, फूल के पर्यायवाची मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फूल के पर्यायवाची हो जाता है जैसे पुष्प हो गया, कुसुम हो गया और सुमन हो गया, सुमन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विलोम शब्दों का कौन सा जुगम जो है सही नहीं है? निष्पक्ष, पक्षधर, तिक्त, मधुर, कल्पित, स्वप्निल, अकिंचन, संपन्न। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पित का स्वप्निल विलोम जो है नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देखिए, जैसे आपका आ गया, पहला आ गया अतिवृष्टि, अति वृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होता है? इसका होता है अनावृष्टि, अनावृष्टि। अवज्ञा का क्या होता है? अवज्ञा, अवज्ञा क्या होता है? आज्ञा। अब अनागत का क्या होता है? अनागत, अनागत का क्या होता है? आगत। अब देखिए अनाथ का क्या होता है? अनाथ, अनाथ का हो जाता है सनाथ,
नाथ। अनिवार्य का क्या हो जाता है? अनिवार्य का पर्यायवाची विलोम बताइए। ऐच्छिक। अनिवार्य का ऐच्छिक। अनुलोम का बताइए। अनुलोम। अनुलोम का हो जाता है विलोम। अब बताइए अपकार का विलोम बताइए। अपकार। अपकार का हो जाएगा उपकार। अब बताइए अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम बताइए। इसका हो जाता है उपेक्षा। अब बताइए अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या हो जाता है? अर्वाचीन का हो जाता है प्राचीन। अब बताइए अल्पायु। अल्पायु का हो जाता है दीर्घायु। दीर्घ आयु। अब बताइए अस्त का। अस्त का हो जाता है उदय। रिजु। ऋतु या रिजु। रिजु का क्या होता है? कुटिल। रिजु का कुटिल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ आपको बताना है। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकालें। एक दोष पहले से था, दूसरा और आ गया। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इंपोर्टेंट लोकोक्तियां देखिए, जैसे हथेली पर, हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना, इसका है बात कहने 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 पर ही कार्य संपन्न होने की इच्छा करना। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी क्या। अब देखिए प्रत्यक्ष जो वस्तु होती है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इसका क्या अर्थ है? शुरू में ही बिघन पड़ जाना। नेक्स्ट देखिए डाक के तीन पात का अर्थ आपको बताना है। डाक के तीन पात। अपने स्थान पर अड़ीक रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, या कभी कभी विशेषता से संपन्न ना होना। बताइए डाक के तीन पात अर्थ आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 20। पहला होगा अपने स्थान पर अड़ीक रहना, जहां ऑप्शन बी होगा साफ इनकार कर देना, जहां सी होगा बेकार घूमना, जहां ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या है? कभी कभी, कभी किसी विशेषता से संपन्न होना, ना होना। तो राइट आंसर होगा कभी किसी विशेषता से संपन्न ना होना, इसका जो अर्थ है। अब देखिए मन चंगा में तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका क्या अर्थ होता है? मन के शुद्ध होने में वास्तविक शुद्धता है। मन में शुद्धता होने से वास्तविक जो शुद्धता होती है। अब देखिए बोए पेड़ बबूल के, तो आम कैसे पाए। तो अर्थ क्या है इसका? जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। इससे पहले देखिए एचपीपीएससी द्वारा जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बताया गया है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे टेंस, फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चेंज ऑफ वॉइस, करेक्शन ऑफ टेंसेस, आर्टिकल और डिटर्मिनर, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन। इन सभी के टॉपिक ज्यादातर आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके एरर फाइंड आउट। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन क्या है अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? हु कुड हैव मेड सच ए सिली मिस्टेक। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वाई whom would such a silly mistake have been made। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिक्स प्रेपोजिशन आपने फिल करना है। He was decided to embark understanding new business। तो बताइए फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगा इसमें।
बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एम्बार्क के साथ हमेशा जो फिक्स प्रेपोजिशन लगाया जाता है वो होता है आपका ऑन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। हिंदूज बिलीव इन मैनी रिचुअल्स टू वार्ड द इविल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ओवर होगा, ऑफ होगा, या फोर होगा, या ऑफ होगा? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी। वार्ड के साथ हमेशा लगता है डबल एफ वाला ऑफ, वार्ड ऑफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। शिवानी एबल्ड हरसेल्फ डैश दिस अपॉर्चुनिटी एंड गोट सक्सेस। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिवानी एबल्ड हरसेल्फ ऑफ this opportunity and got success. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 5। I have no access dash the prime minister of to with 4। तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। I have no access with the prime minister। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। Four of earliest civilization, four of the earliest civilization of the world were located on the banks of near larger river। किस पार्ट में आपको एरर फाइंड आउट करनी है? इंप्रूवमेंट वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, जहां और नियर लार्ज रिवर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऑफ द अर्लीस्ट आएगा, जहां पर द अर्लीस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके साथ आप द जो है लगाएंगे। फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नियर लार्जर रिवर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न टूवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। टेक ए शार्पेस्ट टर्न या टूवर्ड्स योर लेफ्ट आफ्टर एंटरिंग द टाउन टू रीच द मॉल। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेक ए शार्पेस्ट टर्न, जहां पर प्रयोग करेंगे आप द का। टेक द शार्पेस्ट टर्न, जहां पर शार्प हो तो आप लगा सकते हैं ए। टेक ए शार्प टर्न। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देयर आइडियाज ऑफ ए हॉलीडे डैश एज ए लग्जरी रिजॉर्ट। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देयर आइडिया ऑफ holiday is relaxing at a luxury resort। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। You will find it difficult but later you will get used to wearing a mask। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर डी। 9 का ऑप्शन नंबर डी। You will find it difficult at first। at first का मीनिंग क्या है? शुरू में। शुरू में जे आपको शुरू में डिफिकल्ट लग सकता है, मुश्किल लग सकता है, बट बाद में जे आप इससे यूज टू हो जाएंगे। फर्स्टली प्रयोग करे जाते हैं, जैसे रैंकिंग बता रहे हैं कि पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप प्रयोग करेंगे फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। क्वेश्चन क्या है? आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल बी विद यू डैश ए मूवमेंट। एट होगा, फ्रॉम होगा, इन होगा, जो ऑन होगा। तो 10 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन ए मूवमेंट। आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल बी विद यू इन ए मूवमेंट। एट ए मूवमेंट करा जाता है जस्ट नाउ। एट ए मूवमेंट का प्रयोग जस्ट नाउ, अभी अभी। और आई विल बी इन ए मूवमेंट, विद यू इन ए मूवमेंट। इन ए मूवमेंट मतलब सून, जल्दी ही। तो प्रयोग होगा जहां पर इन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition फ्रॉम द गिवन फिलिंग द ब्लैंक्स। देयर आर यूजुअली लॉट ऑफ पार्टीज डैश ऑन द न्यू ईयर ईव। तो राइट आंसर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी, ऑन द ओकेजन, ऑन द न्यू ईयर ईव। तो ऑन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सेलेक्ट द preposition द टेलीफोन एंड द डोरबेल रैंग डैश द सेम टाइम। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? अच्छे से पढ़िए,
राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The telephone and the doorbell rang at a same time. At the same time. Next देखिए direct indirect speech. Remove all the stains carefully and clean the windows, said the contractor to the worker. Right answer question 13 का क्या होगा? Right answer option number B. The contractor instructed the worker to remove all the stains carefully and clean the window. आपको याद रखना है जैसे प्रेपोजिशन जैसे नरेशन में क्या होता है, जैसे आपको दिया होता है हियर, हियर आप चेंज करेंगे देयर में, टुडे को दैट डे में, और दिस को चेंज करेंगे दैट में, और जस्टरडे को द डे बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे को आप चेंज करेंगे टुमारो को द नेक्स्ट डे में, नाउ को चेंज करेंगे आप नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, दीज को दीज, दोज को दीज में, दोज को दीज में, हैंस को देंस में, मॉडल जैसे होते हैं कैन, कैन का चेंज होता है कुड में, मे का चेंज होता है माइट में, मस्ट का चेंज जैसे हैबिचुअल फंक्शन जब चेंज होता है तो हो जाता है मस्ट का हैड टू आपका लग जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यू टोल्ड मी दैट यू हैड नॉट स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट एंड कुड नॉट वर्क देन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यू सेड टू मी आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट एंड कैन नॉट वर्क नाउ। आपको चेंज करना था, इनडायरेक्ट में सेंटेंस आपको दिया गया था, इसे आपने डायरेक्ट स्पीच में बदलना था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यू सेड टू मी आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट एंड कैन नॉट वॉक नाउ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। स्पोर्टिंग एरर है, जे सभी पार्ट ऐड करे गए हैं, नाउन प्रोनाउन हो गया, प्रेपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब टेंसेस वर्ब। I work hard and study well that I may pass the examination and make my parents proud। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? 15 का राइट आंसर हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें एरर है, इसमें होगा दैट का मीन क्या होता है? दैट का मीन होता है की, जहां पर प्रयोग हुआ ताकि। आई वर्क हार्ड, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा ताकि मेरे पास होने से मेरे जो माता पिता हैं उन्हें गर्व हो। दैट सो दैट I may pass the examination and make my parents proud। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। Many of the founding fathers of our constitution are so revered as Ambedkar as, if not more। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए आप जो एज हैं और एज ये प्रयोग करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डिग्री के लिए, और जो सो और एज है इसका प्रयोग किया जाता है केवल नेगेटिव के लिए। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। I know nothing about his whereabout, do you said to me no error। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेयर अबाउट ना होकर जे होता है आपका वेयर अबाउट्स, जो आपके ठिकाने होते हैं, किसी छिपने वाले। नेक्स्ट देखिए द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक मीट विद senior RBI official to give its suggestion about implementing new policy। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टू गिव देयर, इट्स की जगह क्या होगा? देयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। शी ordered a certain girl to make entry into the manager office। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सर्टेन गर्ल। अब देखिए आप इसे कर सकते हैं
आप इसे कर सकते हैं सर्टेन गर्ल्स, सर्टेन गर्ल्स। सर्टेन का कब होगा? जब होगा ए सर्टेन गर्ल। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 20। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज टेक मोर रिस्पॉन्सिबल रोल टू हेल्प द पुअर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कभी भी कभार आपके पास आ जाता है इट इज हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम। तो आप यूज करेंगे इसके साथ सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो ज्यादा जहां पर आपने रखना है तो इसका हो जाएगा इट इज टाइम, हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज टेक, ना होकर जहां पर क्या होगा टुक, टुक ए मोर रिस्पॉन्सिबल रोल टू हेल्प द पुअर। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपके पास हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे आपके पास है ईदर, ईदर के साथ हमेशा लगता है आपका और, नाइदर के साथ नोर, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो, रेदर के साथ देन, जस्ट एज के साथ सो, वेदर के साथ और, बोथ के साथ एंड, ये प्रयोग करा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नाउन के रूल्स देखिए, जैसे कुछ नाउन होते हैं जैसे सम नाउन, कुछ नाउन जैसे सम नाउन, सम नाउन, सम नाउन्स आर, कुछ नाउन यूज होते हैं प्लूरल फॉर्म में और इनके साथ प्लूरल जो है वर्ब लगाई जाती है। इसमें उदाहरण आपके आ जाते हैं जैसे सीजर हो गया, टोंग्स हो गया, वेलोज हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर हो गया और शूजेस हो गया, स्लीपर्स हो गया। तो ऑप्शन देखिए, लेटेस्ट रिवोक शूजेस इज माई फंटेसी। तो जहां पर इज का प्रयोग ना होकर जहां पर प्रयोग होगा आर। कुछ नाउन जो प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं पर आपको दिखाई देते हैं कि वो है सिंगुलर, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है, जैसे मैथमेटिक, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, मम्स, रिकेट्स, इनिंग्स। तो जहां पर प्रयोग होगा इसको सेंटेंस में दिया होगा आपके लिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आर हिज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, आर हिज स्ट्रॉन्ग। तो जहां पर करेक्ट होगा इकोनॉमिक्स इज हिज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, जैसे प्रोनाउन में देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसे कभी कभार मिस्टेक हो जाती है और मिस्टेक कैसी, जैसे प्रोनाउन में बताया कि मिस्टेक हो जाती है कि आपकी मिस्टेक हो, पनिशमेंट हो, पनिशमेंट दी गई हो, तो इसमें आप पहले जो सेंटेंस है उसे अपने आप पर लेंगे। इसका होगा 1 2 3, यू, आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही। जब गर्व की बात हो तो ये सेंटेंस हो जाता है 2 3 1, 2 3 1, यू, ही एंड आई, बोथ टेक एज। तो अब देखिए फिक्स प्रेपोजिशन, जैसे आपके पास है अफेयर्ड, अफेयर्ड है उसके साथ क्या लगाया जाता है ऑफ, कोप के साथ, कोप के साथ लगाया जाता है विद, डिफर के साथ, डिफर के साथ लगता है टू, और डील के साथ इन, अवॉइड के साथ वाई, अबस्टेन के साथ फ्रॉम, ये लगाया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन पर चलिए, नेक्स्ट सेक्शन है आपका जीके सेक्शन। तो जीके सेक्शन का जो सिलेबस है वो देखिए एचपी पुलिस द्वारा जो इस बार आपके एग्जाम में आना है। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्या है, पहला है आपके पास इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर है आपके पास बुक्स एंड ऑथर, साइंस एंड इन्वेंशन, और नेक्स्ट आपको दिया है एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, कल्चर, पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिलीपीन, मनीला, फिलीपीन।
अब बात हुई है फिलीपीन की। फिलीपीन की कैपिटल क्या है? मनीला। और इसकी करेंसी क्या है? फिलीपीनी पेसो। थाईलैंड की बैंकॉक, करेंसी है बाहात। इंडोनेशिया की जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपए। मलेशिया की है कोलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट। अब बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। 66 में स्थापना करी गई थी। अब है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1949 में। ब्रसल बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नासा? नेशनल एजेंसी ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेविगेशन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, जिस प्रकार नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसी प्रकार जो भारत की है वो है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। वी जो नारायण थे वो वी नारायण। आपका राइट आंसर है ऑप्शन, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? ब्रेटन वुड समझौते के कारण निम्नलिखित में किस संस्था का निर्माण हुआ? तो क्वेश्चन थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब बात हुई है यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। यूनेस्को पेरिस और फ्रांस में, पेरिस और फ्रांस में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 वाशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1919। फ्रांस पेरिस और यूरो इसकी करेंसी। स्विट्जरलैंड करेंसी और कैपिटल क्या है? कैपिटल है वर्न, करेंसी है स्वीडिश करोन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनेवा। जनेवा स्विट्जरलैंड में। अब आपको बताना है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है आपका रोम, इटली में। रोम, इटली में। करेंसी है उसकी यूरो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की है वेना। कैपिटल आपको देखने को मिलेगी यूरो। और ओपेक, ओपेक क्या है? ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस? एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब आपको बताइए एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बताइए एपीईसी, एपीईसी का क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है आपका सीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। अब बात हुई है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बात हुई है जीएसटी, ग्लोबल गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए एनटीपीसी। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? एनटीपीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज ऑथर द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी? निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट
नामक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव जी ने, कपिल देव। अब बताइए, कपिल को हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है। सुनील गावस्कर ने लिखी है सनी डेज, रियून्स इन रन इन रियून्स, ए कंट्री इज नॉट इनफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड फिल्म कोनराड रोइटजन डिस्कवर्ड? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सरे, थर्मोडायनेमिक। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे। एक्सरे की खोज करी थी, एक्सरे की खोज करी गई थी, एक्सरे की खोज करी गई थी। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन, एटॉमिक थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हु कंसिडर एज द रेड एज द पेपर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भारतीय अंतरिक्ष एक कार्यक्रम अंत कार्यक्रम जनक किसे माना जाता है? विक्रम, अम्माभाई, साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर कुशवा स्वामी, कस्तूरी रंजन। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विक्रम, विक्रम, अम्बाबाई, साराभाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, जैसे आपके पास है इसरो, इसरो है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपको बताना है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विक्रम डॉक्टर सतीश धवन रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? वो है आपका सतीश धवन, हरिकोटा, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद? गबन गोदान गाइड मनोज सरोवर। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, गाइड। गाइड पुस्तक है आपकी, किसकी पुस्तक है? गाइड पुस्तक है आपकी, बताना है, अच्छे से पढ़िए। 1949 गाइड जो पुस्तक है वो है एन.के. नारायण, एन.के. नारायण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज द नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा? कब मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे? वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 21 मई को। 21 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉमेमोरेटिंग द एसोसिएशन पीस फॉर पीएम राजीव गांधी, द लेबर्स डू। आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब बताना है 8 मई को क्या मनाया जाता है? वो मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। लेबर डे 31 मई को, लेबर डे 31 मई को। 11 मई को नेशनल नेशनल 11 मई को मनाया जाता है आपका कौन सा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब देखिए आपके सामने है 22 मई, इंटरनेशनल फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 4 मई 15 को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। डेंगू डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2025? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडिया एम्बेसडर टू स्वीडन एज अनाउंस्ड इन मई 2025? मई 2025 में घोषणा के अनुसार स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है?
तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग भूषण। अनुराग भूषण इज द राइट आंसर। अनुराग भूषण इज द राइट आंसर। अब आपको बताना है, क्या बताना है, जो आपके अनुराग भूषण है वो किससे संबंधित है? अनुराग भूषण और अमित कुमार और आदर्श सवाकिया और वीरेंद्र जाधव। जो आपके हैं वीरेंद्र जाधव वो संबंधित हैं आपके किर्गिस्तान से, और अमित कुमार संबंधित है आपके साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया से। आदर्श संबंधित है आपके कुवैत से। कुवैत से। अब बात हुई है कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की है बिश्केक, करेंसी है किर्गी सोम। अमित कुमार साउथ कोरिया की है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन बोन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025? 2025 में योगा की जो थीम थी वो क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वेलनेस एंड पीस योगा, पाथ टू इनर स्ट्रेंथ, योगा फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटी। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सोलर अलायंस का 99वां सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। स्पेन बना है 99वां सदस्य ग्रुप। 99वां किसका बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में। और गुरुग्राम आवर लैंड आवर फ्यूचर ये 2024 का इसकी थीम थी। स्थापना कहाँ हुई है? गुरुग्राम हरियाणा। आपको बताना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 अप्रैल को, 5 जून को। और वर्ल्ड जो अर्थ डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। स्वीडन की कैपिटल है आपकी स्टॉकहोम और स्वीडिश क्रोना। वर्ल्ड जो 22 अप्रैल को आवर पावर आवर प्लेनेट वर्ल्ड अर्थ डे की थीम थी। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 फिफ्थ थी 2024 में, आवर लैंड आवर फ्यूचर नथिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन डेविड वेकर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन। कंप्यूटेशन डिवाइस ये मिला है आपका डेमिस मैशोवे एंड जॉन जंपर और उसी के साथ डेविड बेकर, इन सभी को ये पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और आपको बताना है फर्स्ट जो रिप्रेजेंट थे नोबेल प्राइज के, नोबेल प्राइज के कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर में, गीतांजलि गोरा और होम एंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? हु वॉन द 2025 एबल प्राइज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अलजेब्रिक एनालिसिस? तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्काई कैशिवारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फुलेच फेस्टिवल एसोसिएटेड? फुलेच महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर से। अब देखिए जो डोलू यात्रा है वो चलती है आपकी चंबा में, चंबा में। अब देखिए डल जो मनाया जाता है वो धर्मशाला के में मनाया जाता है और अगस्त मंथ में मनाया जाता है। नलवाड़ी आपका बिलासपुर में, बिलासपुर में। और ये मनाया जाता है 7 दिन के लिए। बूंडा उत्सव जो है 12 साल बाद आता है बूंडा उत्सव। नेक्स्ट है मंडी में, जो मंडी का जो शिवरात्रि फेयर था वो किसने स्टार्ट करा था?
वो स्टार्ट करा था 1526 में। 1526 में किसने करा था? 1526 में अजवर सेन द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ सरवाकुडू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? सरवाकुडू जल विद्युत परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 111 मेगावाट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द पीएम किसान निधि स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखी गई पीएम किसान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। ऑप्शन बी 19 का ऑप्शन नंबर बी। इसके तहत जो है ये स्टार्ट कब करी गई थी? 24 फरवरी 2019 को। इसके तहत जो 6000 है एनुअली वो दिए जाते हैं फार्मर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। पीएम कुसुम स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज कम अंडर विच मिनिस्ट्री? हाल ही में खबरों में रही पीएम कुसुम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्वेश्चन 20 बताइए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस स्कीम के तहत भारत जो सोलर इरिगेशन जो पंप लगाए जाते हैं और जो ग्रिड है उसको जो कम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी खपत कम करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने की जो स्कीम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री, फुल फॉर्म है आपकी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स सेक्शन। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स सेक्शन और मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया गया है वो क्या है? रैशनल नंबर आएंगे आपको, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, ट्रायंगल, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3/5? 3/5 के इक्विवेलेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा 3/5 के बराबर नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आप 3/5 को यदि आप न्यूमरेटर को 10 से और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30:30 बनता है। तो ये आपका करेक्ट है। अब देखिए यदि आप 3/5 को -4 से न्यूमिनेटर को गुना करेंगे और -5 को डिनोमिनेटर से तो आपका क्या बनता है? -4 से तो आपका बनेगा -12 और -20। तो आपका ये भी इक्वेशन बराबर है। अब देखिए नेक्स्ट 3/5 को आप यदि -1 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जे बनेगा। तो जे होगा आपका रॉन्ग क्योंकि राइट होगा इसका -3 और -5। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे बराबर नहीं होगा -3/5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू 35 डिग्री सेल्सियस? आपको 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपको दिया गया है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके सामने है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिवाइडेड बाय +32। तो अब आपको सेल्सियस दिया गया है, कितना दिया गया है? 35। तो 9/5 इंटू 35 +32, 5 7 का 35, 7 7 जा 49, 7 8 का 53 और 7 9 जा 63 प्लस 32। तो करेक्ट आंसर आपका बन गया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छे से पढ़िए। ए फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 240 meter and 180 meter respectively. He want to fence it with 3 rounds of ropes. What is the total length of ropes he must use? एक किसान के पास एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 240 और 180 मीटर हैं। वह इसे रस्सी के 3 चक्रों से घेरना चाहता है। उसे रस्सी की कुल जो लंबाई कितनी होगी? 2700 होगी, 2400 होगी, 2520 होगी या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2520 मीटर। अब देखिए आपके पास एक है, आपके पास क्या है? रेक्टेंगुलर खेत, रेक्टेंगुलर खेत है आपके पास। अब देखिए रेक्टेंगुलर खेत है, उसकी ब्रेथ आपको दी है। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ आपको दी है उसकी क्वेश्चन में। लेंथ आपकी 240 है, ब्रेथ आपकी 180 है। और ब्रेथ कितनी है? लेंथ आपकी है, लेंथ आ गई आपकी 240। 240। अब देखिए फर्स्ट राउंड ऑफ फेंस, जो फर्स्ट राउंड होगा फेंस का वो क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ फील्ड। पेरीमीटर ऑफ फील्ड। अब फील्ड क्या है? फिर फील्ड है आपका रेक्टेंगुलर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। जे फॉर्मूला होता है। तो 2 लेंथ कितनी है आपकी? 240 प्लस ब्रेथ आपकी है 180। तो टोटल आपके पास बन गया, कितना हो गया? 420। 420 गुना करेंगे आप 2 से तो 840 हो गया। तो 840 एक राउंड का आया। क्वेश्चन में बोला है उसने फाइंड इफ 3 राउंड ऑफ रोप बट इज द टोटल लेंथ। 3 राउंड की बतानी है। यदि एक राउंड की आपके पास 840 है तो 3 राउंड की क्या होगी? 3 राउंड की आपके पास आ गई 2520 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सैमुअल वांटेड टू इरेक्ट सम वर्टिकल स्टोन अलोंग द बाउंड्री। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से करा जाना है। at a distance of 1 meter each, 10 meter each, if the length of the plot is 30 meter and breadth is 15 meter, how many stones are required? सैमुअल अपने प्लांट की सीमा पर 10 मीटर की दूरी पर कुछ उदाबर पत्थर खड़ा करना चाहता है। यदि भूखंड की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है तो कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 पत्थरों की आवश्यकता उसे पड़ेगी। अब देखिए आपके पास रेक्टेंगुलर जो है एक बाउंड्री है प्लॉट की, रेक्टेंगुलर में है। अब इसकी ब्रेथ आपको दी है क्वेश्चन में, कितनी दी गई है? 15 मीटर। और जो लेंथ दी गई है वो दी गई है आपकी 30 मीटर। और जो गैप बताया है वो कितना है? उसका प्लॉट का जो डिस्टेंस है वो 10। यदि लेंथ 10 है तो 3 बार कराया जा सकता है। एक इतनी लेंथ 10 मीटर और 3 बार की लेंथ 10 मीटर। अब देखिए यदि आपकी गिवन क्या है? आपको गिवन दी है, आपको लेंथ दी है 30 मीटर और ब्रेथ दी है आपको 15 मीटर, ये दी गई है। सेम लगाइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 आपका आ गया, लेंथ क्या है? लेंथ आपकी 30 है, ब्रेथ आपकी 15 है। तो 2 इंटू 45, जे आपके पास आ गया 90 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है? अब क्वेश्चन में बोला है यदि उसकी एक लेंथ बाउंड्री ऑफ हिज प्लॉट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, यदि एक आपकी आ गई 10 मीटर पर तो दूसरी फिर लगेगी आपकी 10 मीटर पर, फिर लगेगी 10 मीटर पर। टोटल आपके पास हो गया, टोटल आपके पास हो गया जी 9। टोटल आपके पास हो गया। ये कितने कितने का गैप दे रहा है? क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर का गैप है। तो टोटल आपके पास था 90 और 10 मीटर का गैप है तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टोन लगेंगे 9। ऑप्शन बी
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हाइट ऑफ ए कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज। एक शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपके पास एक शंकु है, शंकु यानी कोन, कोन है आपके पास, और इसकी जो बताई है ऊंचाई वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, और इसका डायामीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हम रेडियस निकालेंगे, वो होता है डायामीटर का हाफ, तो रेडियस आपकी आ गई 14 का हाफ करेंगे तो रेडियस आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्वेश्चन आप तभी निकाल सकते हैं यदि आपके पास फॉर्मूले आपको याद हैं। तो फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई की वैल्यू, तो इससे पहले आप निकालेंगे स्लेंट हाइट, क्योंकि एल की वैल्यू हमें यहां पर मालूम नहीं है। तो स्लेंट हाइट होती है लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो रेडियस आपकी कितनी है? 7 का स्क्वायर करें, प्लस हाइट कितनी है? हाइट आपके पास है 24, 24 का स्क्वायर करें, और जहां पर आ गया लेंथ का स्क्वायर, जे हो गया आपके पास 49, प्लस आपके पास आ गया 576, टोटल आपके पास हो गया 625। तो 625 और लेंथ आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर, जो आपकी लेंथ आ गई। यदि आपके पास 25 सेंटीमीटर लेंथ है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, और 25 आपकी जो है लेंथ है, 25 आपके पास है लेंथ है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो जहां पर आ गया आपके पास 50 इंटू करेंगे 50, तो राइट आंसर हो गया 055, तो 55 जीरो यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन द वॉल्यूम इज। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग मीटर है तो उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो बताइए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए सबसे पहले हमें दिया है सरफेस एरिया ऑफ इसका स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें दिया है, वो कितना है? 44 पाई। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब 44 पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से हम कैंसिल आउट करेंगे, जहां पर आ गया 144 और 4, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, ये आ गया आपके पास 12 और ये आ गया 2, तो आपके पास 6 जो आ गई रेडियस, रेडियस कितनी आ गई? 6, रेडियस आपके पास 6 मीटर आ गई। तो हम आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या आता है? 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू आपके पास है 6 का क्यूब करें, 4/3 पाई में फाइंड आउट करने को बोला है, तो पाई को सेम रहने दो, तो जहां पर आ गया 216, 3 से जाएगा 7 में, 7 बार में, और जे जाएगा 2 बार में, तो 72 चौके 288, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी। एक यदि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है आपके पास, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। तो आप सभी को पता है जैसे सम ऑफ जो होती है 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इनका जो सम होता है वो होता है 180, ये तो होता ही होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे 2 साइड होती हैं, सम ऑफ 2 साइड्स, वो कभी भी अपनी तीसरी साइड से छोटी नहीं होंगी। जो तीसरी साइड कैलकुलेट करोगे आप, वो इनसे छोटी नहीं होगी, जो इसका सम होता है।
तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का 3.6 सेंटीमीटर होगा, 4.1 सेंटीमीटर होगा, जहां 3.8 सेंटीमीटर होगा, जहां 3.4 सेंटीमीटर होगा। तो कैलकुलेट करें इसे अच्छे से। तो क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 3.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 3.4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बनेगा। तीसरी साइड आएगी आपकी 3.4 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। यदि ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है। आपके पास ट्रायंगल है, पी है, क्यू है और आर है। पी क्यू आर दिए गए हैं और उसमें पी क्यू आर आपको दिए गए हैं और उसमें बोला है आर है जो एंगल आर इक्वल टू एंगल पी के बराबर है, जो एंगल पी है वो एंगल आर के बराबर है। नेक्स्ट बोला है आपको जैसे पी क्यू की जो जे साइड है वो बराबर होगी क्यू आर के। तो आपको जो पी आर की जो साइड दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर और जो क्यू आर है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक पास आपके फॉर्मूला जैसे ये होता है साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। साइड्स अपोजिट, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स जो होती हैं वो होती हैं बराबर। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 8 है जैसे, तो इसका जो आपको दिया है क्यू आर, तो जे साइड आपकी होगी इक्वल पी क्यू के। जे आपके पास फॉर्मूला रहता है साइड्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल है, जिनके पास एंगल पी बराबर दिया है क्वेश्चन में एंगल आर के, तो जे आपके बराबर हैं, तो इनकी जो साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। तो पी क्यू की आपको वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द सेट ऑफ नंबर आर 8.9 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, देन द मोड विल बी। यदि संख्याओं के समूह का माध्यिकाएं क्रमशः 8.9 सेंटीमीटर और यदि 9 है तो बहुलक क्या होगा। तो आप सभी को जे फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। तो अब देखिए आपके पास मीडियन क्या है, मीडियन क्वेश्चन में दिया है 9 है, मीन क्या है 8.9 इक्वल टू मोड। तो आपके पास यहां पर आ गया 27 माइनस आ गया 17 पॉइंट कितना आ गया 8 इज इक्वल टू मोड कितना आएगा। तो मोड आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, 9.2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मीडियन ऑफ 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51 और 49 आपको संख्याएं दी गई हैं, इनका आपको मीडियन माध्यिका ज्ञात करनी है। 42 है, 45.5 होगा, 47.5 होगा या 45 होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए जब आप इसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो इसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करना है। सबसे पहले 36, फिर 42, फिर 45, 46, फिर 46, फिर 49 दिया गया है, और फिर 51, 53, नेक्स्ट में दिया गया है 60 और 72। टोटल आपके पास हैं 10। तो 10 आपकी संख्या है, तो जे आपके पास आ गई इवन। ओड में तो सेम रहता है कि यदि आपके पास 11 होती तो 5 जहां से छोड़ देते, 5 आप जहां से छोड़ देते। जे आप 5 संख्या छोड़ दी, ये आपने 5 छोड़ दी, और जो सेंटर वाली होगी वो आपका होता है मीडियन, वो होता है आपका मीडियन। अब इसमें आ गया इवन, तो इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला जो है आपका मीडियन का n/2 2th प्लस n/2 प्लस 1, जो जे आपने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 2। एन की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 10/2 यानी 5 प्लस 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6/2। तो 5 प्लस 6 आपके पास जो आपने पांचवें नंबर वाली और छठे नंबर वाली संख्या को चूज करना है। तो पांचवें वाली आपकी है 46 और छठे में है 49। डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास आ गया 95 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल आपके पास आ गया, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 47.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 3 identical dice are rolled. The probability that the same number will appear on each of them. 3 समान पासे फेंके जाते हैं, इनमें से प्रत्येक पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 डिवाइडेड बाय 36। अब देखिए, जब आप एक बार डाइस को उछालेंगे तो इसे आप मान लीजिए तो 6 प्रायिकता आपकी बनेगी। जे आप मान लीजिए 6n, एक बार उछाला 6 बनेगी, तो 2 बार आप उछालेंगे तो इसकी प्रायिकता बनेगी, n की वैल्यू होगी 2, 36 जे बनेगी 1/1 और अप टू जाएगी 6.6। जे एक बार बनेगी 1 2, जे बनेगी 6 तक, और 3 बार उछालेंगे, 3 बार प्रायिकता बनेगी 6 की पावर 3 यानी 216। तो जे आपकी होगी 1 और 1 और 1, तो जे आपकी जाएगी 6 और 6 तक, जे बनेगी। तो टोटल क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। वो संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसमें प्रत्येक जो संख्या है, जब आप तीसरी बार उछालेंगे डाइस को, तो जो तीनों आपको दिखाए दिए गए होंगे उनमें सेम संख्या होनी चाहिए। तो पहली आपकी आ गई 1 1 1, दूसरी आ गई 2 2 2, तीसरी आ गई 3 3 3, चौथी आ गई 4 4 4, और पांचवी आ गई 5 5 5, और छठी आ गई 6 6 6। तो टोटल आपके पास कितनी संख्या होगी, 6। नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 6। टोटल नंबर कितनी थी, 216। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 131 डिवाइडेड बाय 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर 4 मशीन्स एंड इट इज नोन दैट exactly 2 of them are faulty. They are tested one by one in a random order till both are faulty machine are identified. Then probability that only 2 tests are needed. तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 इज द राइट आंसर। अब देखिए, पहले है आपकी ए केस बनता है, फिर बनता है बी केस, फिर बनेगा सी, फिर बनेगा डी। अब आप एक बार टेस्ट किया, टेस्ट 1 किया, टेस्ट 2, उनमें देखिए आपकी दोनों आ गई कि दोनों आपकी फॉल्टी हैं, दोनों आपकी फॉल्टी हैं। तो आपने अब तीसरी और चौथी पर नहीं जाना, क्योंकि आपको पता लग गया कि 2 फॉल्टी हैं। क्वेश्चन में भी बोला है इनमें 4 में से 2 जो होंगी वो फॉल्टी होंगी। तो टेस्ट आप सेकंड किया, दोनों गुड आ गई, दोनों गुड आ गई, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो आपकी फॉल्टी कौन हुई, थर्ड और फोर्थ।
अब देखिए, जब आपने, ये है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जब आपने पहली बार टेस्ट किया दोनों आपकी अच्छी निकली तो 2/4, 2/4 अब आप लेंगे, इसे छोड़ देंगे आप। अब लीजिए जो आपकी दूसरा टेस्ट आपने स्टार्ट करा, ये कितनी है टोटल 3, तो इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/3। नेक्स्ट देखिए प्लस करेंगे, अब आपने दूसरा कैलकुलेट किया गुड वाला, पहले आगे 2 4 मल्टीप्लाई, अब आप इसे छोड़कर तीसरी को करेंगे तो ये आ गई 1/3, तो आपका टोटल आ गया, टोटल कितना आया कैलकुलेट करें अच्छे से, तो ये आ गया 2/12 प्लस 2/12, ये हो गया 1/6, ये भी हो गया 1/6, तो आपका आ गया 2/6, ये हो गया 1/3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 4350, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट इज सोल्ड 5680। एक वस्तु का क्रय मूल्य 4350 रुपए है, यदि इसे 5680 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन 13 राइट आंसर क्या होगा, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करना है, अच्छे से पढ़िए कौन सा जो राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन 13 है आपके सामने, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30.6%। अब देखिए आपने मान लीजिए ये आपके पास है 4350 आपका कॉस्ट प्राइस है, और आपका जो बेचा कितने में 5680, ये कैंसिल कर लीजिए, आप इसे मान सकते हैं 435 है और इसे मान लीजिए 568 है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका हो रहा है 333 का। किस पर होता है, हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100, तो इसे कैलकुलेट कर कर आपके पास आया 2660 डिवाइडेड बाय 87, और आपके पास आ गया 30.6%। ये फॉर्मूला होता है जब आप लाभ प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास प्रॉफिट होगा इंटू 100 और जो आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वाई सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 14 का क्या होगा, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। अब देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, यदि आपके पास सेलिंग है 42 मीटर क्लॉथ की, तो उसका प्रॉफिट आपको 7 हो रहा है, तो 1 मीटर का कितना होगा आपके पास, तो 1 मीटर का क्वेश्चन में दिया गया है आपको, वाई सेलिंग 42 मीटर ऑफ ए क्लॉथ विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ ए क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो उसने 1 मीटर बेचा तो उसे 1 का प्रॉफिट हुआ। अब कॉस्ट प्राइस है आपके पास और सेलिंग प्राइस है और आपको पास प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस आपका 42 है और आपका प्रॉफिट आपका है 7 का, तो टोटल आपके पास कॉस्ट प्राइस जो बनता है वो आ गया 35 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस इसका है 42। यदि आपके पास प्रॉफिट 7 का हुआ कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100, तो ये आके आपके पास आ गया 20% इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दिव्या बाउट 6 कैंडल फॉर ए रूपी, हाउ मेनी कैंडल फॉर ए रूपी मस्ट शी सेल टू गेन 50%। दिव्या 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कैंडी बेचनी होगी। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका फॉर्मूला रहता है आपके पास, सबसे पहले ऊपर होता है पैसा, फिर आपके पास आती है क्वांटिटी, फिर आती है 100, आप प्लस करते हैं इसमें आप प्रॉफिट या लॉस को, जो भी आपके पास हुआ है प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को प्लस करेंगे माइनस करेंगे, दूसरी क्वांटिटी पैसा
सेकंड, इसमें क्वांटिटी सेकंड इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस ये कैलकुलेट करेंगे। तो पहले दिव्या को, जो दिव्या 6 कैंडीज बेची कितना पैसा था, 1 रुपये। 6 कैंडी बेची 100%, 100%। नेक्स्ट उसने जो प्रॉफिट हासिल किया उसे गेन हुआ, कितने का गेन हुआ, क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी है। गेन हुआ 150%, यानी 100 में से हो गया 50% का प्रॉफिट, 150 हो गया। तो अब इसे आप कैलकुलेट करें, जे चला गया, कैलकुलेट करें, जे आ गया आपका 50 में 2 बार में, जे 50 में 3 बार में, तो 2 3 2 का 6, जे हो गया 1/4। तो क्वांटिटी आपकी होगी जो अब लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 4 कैंडी 1 रुपए में बेचनी होंगी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4 1032 equal to the loss incurred when the same article is sold 648. What is the सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ प्रॉफिट इज 30%। मान लीजिए आपके पास जे कॉस्ट प्राइस दिया है, तो जब आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट आपने कमाया वो कितने का कमाया, 1032 का, और इसे लॉस भी हुआ, इसी पर 648 का लॉस हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंस, देखिए डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपके पास कैलकुलेट कर आएगा, अच्छे से पढ़िए। डिफरेंस आ गया 2 यूनिट का डिफरेंस। देखिए 2 यूनिट क्यों है, क्योंकि एक है आपका प्रॉफिट, दूसरा है लॉस। 2 यूनिट का डिफरेंस आपके पास है 384, 384 आपके पास आ गया। अब देखिए एक यूनिट आपके पास होगी 192, 192। अब देखिए कॉस्ट प्राइस यदि आप 648 रखते हैं, उस पर आपने जो लाभ कमाया, कितने का लाभ कमाया आपने, 192 का, तो आपके पास आ गया 840, आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। 140 हो गया, 840 हो गया। अब आप इसमें 30% जो है लाभ कमा रहे हैं, 30% लाभ कमा रहे हैं, तो 130 हो गया। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ गया 84, गुना करेंगे 13 से, तो आंसर आपका है 1092। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। जुग कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड 3 of 73 or 56 किलोमीटर पर आवर in 2 hours. If he want to cover the same distance in 7 hours, what would be the speed? युग एक दूरी को, जहां पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, एक दूरी को 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है यदि वह उसी दूरी को 7 घंटे में तय करता है, चाहे तो उसकी जो है चाल क्या होगी। तो बताइए क्या होगा आंसर, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को स्किप करिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। जिमी हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर in 16 hours. If she cover half of the third journey in time, then what would be her speed to cover the remaining distance? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, 11 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अब देखिए स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस आप मान लीजिए, डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास है, डिस्टेंस आप मान लीजिए आपके पास है 88 और जो टाइम है वो है 16।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब उसने आधी जो है स्पीड कवर की, इफ शी कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी इन टाइम, इन टाइम, इन टाइम, टाइम कितना था, तो शेष उसने जो है समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी जो गति वो क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो आधी दूरी 44 आ गई, आधी दूरी, टाइम वो ले रही है 16 का, एक 1/4 तो उसने करनी थी, तो जहां पर आ गया 4, तो टोटल आपके पास आ गया 11 किलोमीटर। Jimmy has to cover a distance 88 kilometers in 16 hours. If she cover half of his journey in time, then what would be her speed to cover the remaining distance in time? यदि उसने 88 किलोमीटर जो उसका हाफ जो है वो कवर किया 16 घंटे में और 1/4 आपका टाइम था, तो राइट आंसर आपका आ गया 11 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। आपके पास दी गई है एक 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए स्टेशनरी पोल इन 15 सेकेंड ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। दिस ट्रेन क्रॉस ए ब्रिज कंप्लीटली इन 25 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन और एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी होगी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए 750 मीटर आपको डिस्टेंस दिया है, वो कवर कर रही है 15 सेकंड में, 15 मीटर पर सेकंड में। तो टोटल आपका जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार कर रही है, तो टाइम एक पुल को क्रॉस करने के लिए 25 सेकंड ले रही है और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 50 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस क्या होगा ये आपने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस आ गया आपके पास, जो आपके पास स्पीड है 25 और टाइम आपके पास दिया है, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 1250 मीटर है जो प्लेटफॉर्म की जो है लंबाई। पुल की लंबाई कितनी है 1250 मीटर। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर per hour in going from point A to B and returning A. The boatsman take to cover 14 minutes. Find the distance between A and B. जब आप कोई दूरी पहले वहां पर जाकर फिर वापस आते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 डिस्टेंस x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब देखिए डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, तो 2d इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 घंटे उसकी क्या है स्पीड, नाव की स्पीड। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 घंटे है, कितना है 2 घंटे 40 मिनट। तो इसे आप मिनट में चेंज करें तो आपके पास हो गया 120 आ गया आपके जे प्लस 40 160 आ गए। अब बोला है यदि 6 घंटे वो धारा की नाव की जो गति है वो 6 घंटे प्रति घंटे है और धारा की गति कितनी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक बार 6 प्लस आप 1.5 करेंगे तो 7.5, एक बार आप 6 माइनस 1.5 करेंगे तो आपके पास आ गया 4.5। तो जहां पर आ गया आपके पास 4.5 प्लस इंटू आ गया आपके पास जे क्रॉस होगा, जे आ गया आपके पास 7.5 और 160 क्या है जो वो बिंदु ए से बिंदु बी तक लौटने की नाविक की जो 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं।
तो जे आपके पास आ गया 2 इंटू डी इंटू, अब आप पॉइंट को हटाएं तो जे आ गया 600, नीचे आपके पास बन गया 45 और 75, और जहां पर आ गया आपके पास 160 को आप, जब आप इसे 160 को 60 घंटे में बदलेंगे तो आपके पास आ गया 8/3, 8/3 आ गया। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, तो आपके पास आ गया डी की वैल्यू आ गई 15/2, तो 7.5 जो है मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए किलोमीटर, 7.1 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास रीजनिंग सेक्शन। आपके जो मैथ सेक्शन में थे 20 क्वेश्चन, उसमें जो 18 और जो था 17, उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, वो उसे आप हमें माफ करें। तो इसे जो 17 और 18 है, इसे छोड़कर आपने बताना है 18 में से आपने जो है कितना स्कोर करा है। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग सेक्शन, फर्स्ट था आपका जो पेपर में जो आपके आएंगे विजुअल मेमोरी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्यूब एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी और ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए मैन हैज 480 इन डिनोमिनेशन ऑफ, वो उसे of 1 rupee note, 5 rupee notes and 10 rupee note. The number of notes of each denomination is equal to, what is the total number of note that he has? तो फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90। अब देखिए उसके पास x के कितने थे, x थे प्लस 5x प्लस 10x, तो टोटल उसके पास 480 थे। टोटल जो है आगे 16x और से 480, ये आगे आपके 30, x की वैल्यू आपके पास 30 है। तो बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज, उसके पास टोटल कितने नोट थे, 3 नोट थे, तो 30 इंटू 3 90। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द ऑप्शन इन रिप्लेस द अल्फाबेट सीरीज, तो DIG DJ। अब देखिए किस प्रकार सीरीज बनेगी, तो सेकंड का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए डी से आई किस प्रकार बन रहा है, DEFG और H 4 हैं, तो आगे भी 4 ही होंगे, IJKL और M, तो इसमें भी 4 ही ऐड करें, TUVW और आपका आ जाएगा X। तो नेक्स्ट देखें J से D किस प्रकार बन रहा है, जे चल रहा है इस प्रकार, तो RSTUV और W 5 का ऐड हो रहा है, तो R में -5 ऐड करें, जैसे L हो गया, आएगा L, MNOP Q, जे आ गया R, तो XLJ कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए G और N, G के साथ HIJK और LM 6 का हो रहा है, तो B में 6 ऐड करें, 6 CDEFGH और जे आ गया I, XLI इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 से 7 किस प्रकार बन रहा है, +3 हो रहे हैं, 7 से 12 +5 हो रहे हैं, 12 से 19 +7 हो रहे हैं, 19 से 28 +9 हो रहे हैं, तो 28 में क्या ऐड करेंगे, राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39। 28 में हम 11 ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 39 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक कंसाइड इन ए डे, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं, तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 बार। अब देखिए एक हावर में कितनी बार खाती हैं, एंगल बनाती हैं 0 डिग्री 1 बार, और 12 हावर में कितनी बार बनाएंगी, वो बनाएंगी 11 बार, क्योंकि 11 से 1 बजे तक जो कोण बनाती हैं 1 डिग्री का, वो केवल 1 बार बनता है, तो 10 से हो गया आपका जे 11। तो अब 12 हावर हैं, पूरे दिन का पूछा है, तो 11 इंटू 2 22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ मैनी टाइम्स डज 29 February कम इन 400 ईयर? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 जो फरवरी आती हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 97 बार। अब देखिए 400 में हम आप करेंगे 100, 4 से डिवाइड, तो ये आ गया 100। जहां पर 100 नहीं होगा, क्योंकि जो आपका 100 है, 200 है और 300 है, ये लीप जो आपके वर्ष नहीं है। ये लीप वर्ष क्यों नहीं है? क्योंकि ये 400 से जो डिविजिबल नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो इसी प्रकार तो आपके ये लीप वर्ष नहीं है, तो 100 में से आपने -3 कम करें तो 97 आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? स्कूल संबंधित है विद्यार्थियों से, उसी प्रकार अस्पताल संबंधित होगा बीमारी से, मरीज से, डॉक्टर से, नर्स से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे स्कूल संबंधित है आपका विद्यार्थियों से, उसी प्रकार अस्पताल संबंधित होगा मरीजों से। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी। अब देखिए इन रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रवि क्या है? 15 इज द 15 है लेफ्ट हैंड से। जे आपका आ गया लेफ्ट, जे आ गया राइट। 15 है रवि लेफ्ट हैंड से। और दीपक, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अमित क्या है? 16 है राइट हैंड से। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। 4th है राइट टू रवि, जहां पर रवि बैठा है, जहां पर अमित बैठा है। दीपक क्या है? 4th राइट टू रवि, 4th राइट टू अभी। रवि है 4th है, जे आ गया आपका दीपक। और क्वेश्चन में बोला है दीपक इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अमित। 5th है वो दीपक से, अमित के लेफ्ट से वो है 5th। तो एक पंक्ति में तो बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से रवि की रैंक आपको बतानी है। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए सही आंसर ऑप्शन बी, 25th। अब देखिए 16 रैंक उसकी थी, टोटल रैंक जो थी अमित की 16 थी, प्लस 5 थी दीपक की, किससे थी? वो थी लेफ्ट ऑफ अमित, और 4 थी राइट ऑफ दीपक। तो टोटल आपके पास आ गई 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जे आपको फिगर दी गई हैं, इनमें आपने बताना है कि कौन सी आकृति है आएगी। पहली आकृति देखिए, पहली आकृति क्या है आपके पास? डॉट देखिए, पहले में 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर क्या होंगे बताइए? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? पहले 2 थे, फिर 3 थे, फिर होंगे 4, फिर क्या होंगे? 4 होंगे। अब देखिए डॉट सेंटर में है तो डॉट सेंटर में लगाया जाए। अब देखिए जो व्हाइट डॉट जो लगे हैं, ये हैं 1 2, और इसमें कितने होंगे? जे पर 2 हैं, जहां पर 3 है, और इसमें होंगे 4। जहां पर होगा, जहां पर होगा, जहां पर होगा। इस फिगर में दिखाई दे रहा है, केवल आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सेकंड फिगर पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? देयर आर 7 मेंबर्स इन ए फैमिली। डी इज द मदर ऑफ एफ। डी इज द जीज फादर मदर। जी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सी। F is the only son of E. How E is related to C? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी, फादर्स फादर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे आपने खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। डी एफ की मां है, डी जी के पिता की मां है, जी एक सी भाई हैं, एफ ई का इकलौता पुत्र है, ई सी से किस प्रकार संबंधित होगा?
नेक्स्ट देखिए, पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ मिस्टर सुरेश सेड टू हिज फ्रेंड रमेश, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड फादर। जो इसके मैटरनल होंगे वो इसके मम्मा के पापा होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, जानी नाना होंगे। हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू पर्सन इन द फोटोग्राफी, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ मिस्टर सुरेश सेड टू हिज फ्रेंड, रमेश को बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ही इज द ओनली डॉटर, वो एक डॉटर है, ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। हाउ इज सुरेश इज रिलेटेड टू पर्सन, तो सुरेश उसका, वो थी उसकी मदर, तो सुरेश हुआ उसका सन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका मॉक टेस्ट आज का कंप्लीट है। आज का जो मॉक टेस्ट था आपका, जो रीजनिंग, मैथ सेक्शन, सभी सेक्शन को कवर कर रहा था, तो आपको बताना है 90 में से आपने जो है कितना स्कोर करा है। 2 ग्रेड पॉइंट ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आपके मैथ के 2 क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक थी, तो उससे आप ग्रेड पॉइंट ले सकते हैं, तो आप +2 मार्क्स आप कर सकते हैं। तो आपने बताना है 90 में से आपने कितना स्कोर करा है, और नेगेटिव मार्किंग आप 0.025 कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम है वो होगा 15 जून को, वो देंगे आपके 16,000 जो है 16,000 बच्चों ने जो है फिजिकल क्वालिफाई करा है, उनका जो रिटर्न होने वाला है। अब देखिए, जो इसकी बात करी जाए, जैसे बात करी जाए मेल कैंडिडेट की वैकेंसीज हैं 708 और फीमेल की हैं 380, तो टोटल है आपके पास 1088। तो 1088 और 16,000 स्टूडेंट ने जो है एग्जाम देने वाले हैं, तो एक सीट पर आपको देखने को मिल रहा है 14 स्टूडेंट का कंपटीशन। तो कंपटीशन आप देख सकते हैं बहुत ही हार्ड है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है, और हर जो आपको YouTube पर डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड हिमरक्षक चैनल पर करवाए जा रहे हैं, तो उन मॉक टेस्ट को आपने जरूर लगाना है, और संडे को भी आपको मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आपको जो डर होता है एग्जाम में वो आपको खत्म हो जाएगा यदि आप रेगुलर जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे कंप्लीट सेक्शन करवाया गया था उसमें जीके है, इंग्लिश, हिंदी, फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर चला था, और सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रेजेंट में चल रहे हैं जीके के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए एचपी जीके, हिंदी एचपीपीएससी पीवाईक्यूज, इंग्लिश ग्रामर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है एचपीपीएससी पीवाईक्यूज, क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम है वो लेगा एचपीपीएससी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवी जो प्रीवियस हो जाते हैं। इसी के साथ जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इंपोर्टेंट डेज हैं, कंट्रीज एंड कैपिटल्स हैं, और इसी के साथ मॉक टेस्ट हैं। 7th मॉक टेस्ट हो चुके हैं, और आज जो है आपका 8th मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और करंट अफेयर की वीडियोस ये देखनी है, और आपको हिमरक्षक ऐप पर जाना है, ई बुक सेक्शन पर आपको 1000 प्लस करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। वह सभी आपने एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है, इससे बाहर आपने कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके की बुक है, सभी टॉपिक इसमें कवर करे गए हैं, तो आपने एक बार इसे भी पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, ई बुक्स है हमारी हिमाचल जीके की, जनरल साइंस की, हिंदी की, ज्योग्राफी की मिलेगी आपको, हिंदी इंग्लिश ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ये सभी आपको हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं 7807822045। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।